नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, ये वर्तमान में देखें तो बड़ा ही चर्चा में है, क्योंकि कुछ समय पहले देखें तो अमेरिका के द्वारा साउथ अमेरिकी जो देश है वेनेजुएला, उसके ऊपर कार्रवाई हुई और वहाँ के जो चीफ हैं उन्हें उनके घर से उठाकर अमेरिका लाया गया। इस कार्रवाई के संदर्भ में देखें तो एक गंभीर प्रश्न सबके सामने आया कि वहां के जो गार्ड्स थे वेनेजुएला के, उन्होंने ये बताया कि अमेरिका ने जब अटैक किया तो कुछ अदृश्य जो हथियार हैं वो उन्होंने यूज किया, और जिस कारण से देखें तो वहां के जो सैनिक हैं वो पूरी तरह से इस हथियार से अपरिचित थे और इस हथियार का प्रभाव इतना घातक था कि वहां के सोल्जर्स जो थे, गार्ड्स थे, उनके सर में दर्द होने लगा, उनके नाक कान से ब्लड निकलने लगा, ब्लीडिंग होने लगी और फिर वो अचेत होने लगे। और वहां की जो भी प्रशासन है उसका ये कहना है कि लगभग 100 जो सैनिक हैं वो इसमें हताहत हुए हैं। और इसी पूरे घटनाक्रम में देखें तो जो एक अदृश्य जो अमेरिका का हथियार है, इसकी चर्चा बड़ा कॉमन हो गई है। तो इसी की हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा हथियार था जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने वेनेजुएला में किया, क्योंकि अब जो परंपरागत हथियार है उनकी जगह नए आधुनिक हथियारों ने ले ली है। कुछ समय पहले भारत ने भी सिंदूर ऑपरेशन में नए जो तकनीक है, नए जमाने के जो वेपन्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए पड़ोसी देश के ऊपर अपनी जो विजय है वो साबित की थी। तो इस क्रम में देखें तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर दुनिया में कौन कौन से आधुनिक हथियार का इस्तेमाल हो रहा है, उस संदर्भ में क्या भारत कुछ कर रहा है, भारत में क्या कोई इनोवेशन हो रहा है या फिर R&D नहीं हो रही है, क्यों भारत पिछड़ रहा है। इसके अलावा इस हथियार के उपयोग पर भी हम चर्चा करेंगे, क्या ये उपयोग करना हथियार इथिकल तौर पे सही है। तो इसी आज मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। जिस हथियार की चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है, कहा जा रहा है कि इस हथियार से पूरी दुनिया कांप उठी है, जो अमेरिका का ये अदृश्य हथियार है जिसका इस्तेमाल वेनेजुएला में अमेरिकी जो सेना है उसने किया है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इससे जुड़ी हुई जो भी अहम जानकारी है उस पर एक एक करके हम बात करेंगे। देखिए, जनवरी 2026 में सामने आई जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार अमेरिका पर ये आरोप लगा है कि उसने वेनेजुएला में जो गुप्त सैन्य ऑपरेशन चलाया उस दौरान आधुनिक सोनिक जो कह सकते हैं कि डायरेक्टेड एनर्जी जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल अमेरिका के द्वारा किया गया। और इस ऑपरेशन में वेनेजुएला के जो भी सैनिक हैं वो शारीरिक रूप से अक्षम हो गए। रडार और संचार जो प्रणालियां हैं वो अचानक वेनेजुएला में निष्क्रिय हो गई। बेहद कम अमेरिकी बलों ने तेजी से पूरे क्षेत्र को कंट्रोल कर लिया और ये अमेरिका के तरफ से संचालित जो कह सकते ऑपरेशन था, इससे एक जो घटना यहाँ पर देखने को मिली वो आधुनिक युद्धों के बदलते हुए स्वरूप का जो दर्शन है वो यहाँ पर कराती है और अंतर्राष्ट्रीय जो भी कानून है उनकी सीमाओं को भी कहीं ना कहीं सबके सामने उजागर करती है। और इसी कारण से देखेंगे तो ये जो मसला है ये बड़ा चर्चा में बना हुआ है। दूसरी बात देखिए कि यहाँ पर जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें ये खास बात देखने को मिली कि अमेरिका पर वेनेजुएला में जो भी सोनिक हथियार का इस्तेमाल करने का जो आरोप लगा है उसके संदर्भ में न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सेना ने एक बेहद शक्तिशाली और अब तक न देखे गए हथियार का इस्तेमाल किया है, जिसने या जिससे कह सकते हैं कि वेनेजुएला के जो सैनिक हैं वो पूरी तरह से क्या हो गए, वो बेबस हो गए। जो भी वेनेजुएलाई सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनका ये कहना था कि ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सेना ने एक सीक्रेट इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया। ये किसी बहुत तेज आवाज या फिर तरंग या साउंड वेव जैसा था और इस साउंड वेव या तरंग के इस्तेमाल के तुरंत बाद उन सैनिकों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके सिर के अंदर, उनके हेड के अंदर कुछ फट गया हो। सैनिकों के नाक कान से ब्लीडिंग होने लगी और सभी सैनिक जमीन पर गिर पड़े। कोई भी खड़ा होने की हालत में नहीं था। एक गार्ड ने कहा कि वो नहीं जानता है कि ये कोई सोनिक हथियार था या कुछ और था, लेकिन बड़ा ही घातक था। और इसी घटनाक्रम के बाद देखें तो ये जो अमेरिका का अदृश्य हथियार ये पूरी दुनिया के सामने अब चर्चा का विषय बना हुआ है। तो थोड़ा सा बात करें कि आखिर क्या होते हैं ये सोनिक या डायरेक्टेड जो भी एनर्जी वेपन्स होते हैं। तो देखिए,
ऐसे हथियार जो माइक्रोवेव, लेजर या साउंड वेव के जरिए अपने टारगेट को नुकसान पहुंचाते हैं। ये परंपरागत तरीके से जो भी गोली, विस्फोट जैसे पहले युद्ध में यूज होता था उसकी तरह नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है, जो भी एनर्जी वेव्स हैं, जो ऊर्जा तरंग हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्टेड जो एनर्जी वेपन्स हैं, ये ऐसे हथियार होते हैं जिसमें माइक्रोवेव, लेजर, जो सोनिक वेव है या साउंड वेव है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। और माइक्रोवेव, लेजर या फिर साउंड वेव का उपयोग कर जो भी टारगेट होता है उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। और ये पारंपरिक गोली विस्फोट के ठीक उल्टा है। कई तरह के इस तरह के डायरेक्ट जो एनर्जी वेपन है वो डेवलप हैं। अगर टाइप्स की बात करेंगे तो जैसे हाई पावर जो माइक्रोवेव है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को फेल कर देते हैं। जो लेजर वेपन है ये बड़े ही एक्यूरेट होते हैं, फास्ट होते हैं, ड्रोन मिसाइल को तुरंत निष्क्रिय कर देते हैं। ऐसे ही सोनिक या फिर कह सकते हैं कि एक्यूस्टिक जो वेपन होते हैं ये आंतरिक अंगों पर अपना प्रभाव डालते हैं। और एक्टिव डेनियल जो सिस्टम होता है ये बड़ा ही तेज दर्द पैदा करता है। तो अब जो जमाना है, अब जमाना ऐसे डायरेक्टेड जो भी एनर्जी वेपन है उनका आ चुका है, जो बिना किसी गोली बारूद के ही क्या कर सकता है कि अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। और ये भी कहा जाता है कि इस तरह के जो भी खतरनाक वेपन होते हैं इनके शरीर पर बड़े ही घातक संभावित प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि वेनेजुएला के सैनिकों ने बताया कि उनके सिर के अंदर लगा जैसे कुछ फट गया हो, नाक कान से उनकी ब्लीडिंग होने लगी, उल्टी, आंतरिक रक्तस्राव, संतुलन खो देना, अस्थायी न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है, तंत्रिका तंत्र पे असर होता है, अस्थायी पैरालिसिस की स्थिति हो जाती है। तो इस तरह के लक्षण ही इस तरह के जो भी कह सकते हैं डायरेक्टेड एनर्जी जो वेपन्स होते हैं उनसे देखने को मिलता है। और ऐसा ही लक्षण वेनेजुएला के गार्डों ने बताया जो पूरी तरह से मैच खाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो उदाहरण हो सकते हैं, जैसे एक्टिव डेनियल सिस्टम यूएसए यूज कर रहा है, हाई पावर माइक्रोवेव जो वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है और किया भी है, लॉन्ग रेंज जो एक्यूस्टिक जो डिवाइस हैं उनका इस्तेमाल वो कर रहा है। और इसी कारण से देखेंगे तो ये चर्चा में आ चुका है कि सोनिक जो वेपन्स है उनका अब इस्तेमाल अमेरिका करना शुरू कर दिया है। तो कैसे काम करते हैं ये सोनिक जो वेपन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांसड्यूसर है उससे ये क्या छोड़ते हैं, ये साउंड वेव्स छोड़ते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे ये जो साउंड टाइप होता है ये अलग अलग तरीके से छोड़ा जाता है, अलग अलग उसकी रेंज होती है, उसका प्रभाव अलग होता है। जैसे नॉर्मल रेंज हो सकता है, इंफ्रासाउंड हो सकता है, या अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं वो छोड़ी जा सकती हैं। और इनका जो नुकसान होता है वो नाक कान से खून निकलने लगता है, दर्द शरीर में होने लगता है, सर में चक्कर आने लगता है, उल्टी होने लगता है, मानसिक भ्रम की स्थिति हो जाती है, चक्कर खा के बेहोश हो जाता है आदमी। कहाँ इस्तेमाल इनका किया जाता है सोनिक जो वेपन्स है, भीड़ भाड़ को अगर कंट्रोल करना है, पुलिस जैसे या फिर सैन्य जो अभियान है जहां पर सही तरीके से वहां के मास को कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है, तो वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। साउंड जो स्पीड होती है वो 150 से लेकर 160 डेसिबल यानी जेट इंजन से भी अधिक तेज होती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी एक सुनने की जो क्षमता है उससे कई गुना अधिक इसकी क्षमता होती है, रेंज होती है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि आज जो युद्ध हो रहा है वो अभी तक के जो युद्ध हैं उनसे ठीक उल्टे हो रहे हैं। और खास तौर पे अभी जो वेनेजुएला में अमेरिका के द्वारा जो घटनाक्रम को अंजाम दिया, ये भविष्य में होने वाले युद्ध का एक संकेत है। क्योंकि युद्ध अब क्या है, सीमित समय का हो रहा है, तकनीक पर पूरी तरह से आधारित है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो एकदम से सटीक है, एक तरफा युद्ध हो रहा है। तो अब क्या है कि जो पहले पारंपरिक सेना क्या करती थी, वो लड़ाई करती थी, तो अब पारंपरिक सेना के बजाय क्या है, अब नए तकनीक आधारित जो युद्ध है उन्होंने ले लिया है। और तकनीकों में देखेंगे तो खास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, बड़े स्तर पे जो ड्रोन्स है उनका इस्तेमाल हो रहा है, या फिर जो एनर्जी वेपन है, डायरेक्ट जो एनर्जी वेपन है उनका इस्तेमाल हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका में पूरा जो घटनाक्रम है उनको वेनेजुएला में अमेरिकी सेना ने कैसे घटनाक्रम को अंजाम दिया। ये अलग बात है कि इस पर कई सारे गंभीर अब आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि इस तरह के जो भी घटनाक्रम है ये संप्रभुता पर एक तरह से प्रश्चिह्न है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है, क्योंकि किसी भी देश की अनुमति के बिना जो सैन्य कार्रवाई है ये यूएन चार्टर का जो आर्टिकल 24 है उसका सीधे उल्लंघन माना गया है।
तो यहाँ पर यूज ऑफ जो फोर्स है उसका प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि जो यूएन चार्टर आर्टिकल जो 2 का चौथा भाग है, ये किसी भी देश की जो संप्रभुता है उस संप्रभुता की बात करता है, सोवरेनिटी की बात करता है कि उसकी सोवरेनिटी के खिलाफ बल का जो प्रयोग है वो बल का प्रयोग पूरी तरह से क्या है, वो अवैध माना जाता है। तो किसी भी देश के जो उसकी अपनी सोवरेनिटी है उसके खिलाफ अगर आप बल प्रयोग कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं अवैध है। नो क्लियर जो ट्रीटी है वो ड्यू के संदर्भ में बहुत क्लियर नहीं होती, क्योंकि आजकल केमिकल बायोलॉजिकल जो हथियार हैं उन पर तो प्रतिबंध है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट जो एनर्जी वेपन्स हैं उन पर बहुत कुछ क्लियरिटी नहीं दिखती है। इससे क्या हो रहा है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून है उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में एक जो नया ग्रे एरिया होता है वो पैदा हो गया है। इस पूरे घटना के संदर्भ में देखेंगे, ठीक है, ये सारे प्रश्न उठ रहे हैं। अमेरिका ने अपनी दलीलें भी दी है, उन्होंने बोला है कि वेनेजुएला अंतर्राष्ट्रीय जो भी सुरक्षा है उसके लिए खतरा है, ड्रग्स या कोकीन या जो भी इस तरह के फेंटाइल है उनकी तस्करी कर रहा है, अवैध माइग्रेशन से जुड़ा हुआ है, मादुरो सरकार तनाशाह है। तो इस तरह के जो दलील है वो अमेरिका की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो वेनेजुएला पर हमले की जो 3 बड़ी वजह है उसकी अगर हम बात करें तो अमेरिका का ये कहना है कि वेनेजुएला की जो सरकार है वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरा बन रही थी। वहाँ के या वहाँ से जो भी अमेरिका है, अमेरिका के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। ट्रंप का आरोप है कि जो भी वेनेजुएला है उनके देश में कोकीन, फेनेटाइल जैसी जो खतरनाक ड्रग्स हैं उनकी जो तस्करी है उसका एक बड़ा रास्ता बन चुका था, और इस कारण से मादुरो को सत्ता से हटाना जरूरी हो गया था। यहाँ तक कि ट्रंप का आरोप है कि मादुरो की जो नीतियां हैं उससे लाखों जो वेनेजुएलाई लोग हैं वो देश छोड़कर अमेरिका आ गए। उन्होंने जेल में, मानसिक अस्पताल से अपराधियों को अमेरिका भेजा। तो इस तरह के जो भी आरोप है वो देखने को मिले हैं। और अमेरिका के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो अमेरिकी हमले में वेनेजुएला के लगभग 100 सैनिकों के जो मौत होने की एक न्यूज है वो भी खुलकर यहाँ पर देखने को मिली है। अगर इस पूरे घटनाक्रम में अगर हम बात करेंगे जो भी अमेरिका लैटिन अमेरिका के जो संबंध है ये इस समय बड़ा चर्चा में, क्योंकि अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो जो CIA है, CIA के द्वारा एक तरह से रिजीम जो चेंज है वो देखने को मिला है। आर्थिक प्रतिबंध हमेशा मुद्दा बना रहा है, सैन्य हस्तक्षेप हमेशा मुद्दा बना रहा है, और अभी देखें अमेरिका के द्वारा यहाँ पर जो वेनेजुएला में जो कुछ भी घटित हुआ इसमें अब लैटिन अमेरिका में देखें तो एक भय का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। और इस भय से जो एंटी कह सकते हैं कि यूएस का जो एक भावना है, जो इमोशन है वो उत्पन्न हुआ है, और इससे इस पूरे क्षेत्र में देखेंगे तो जो एक रीजनल स्तर पे जो अनस्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि यहाँ पर उभर चुकी है। चीन है, रूस है, उनको एक डिप्लोमेसी के स्तर पे देखें तो एक अवसर प्राप्त हुआ है। तो स्थिति इस घटनाक्रम ने पूरी तरह से इस क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। अगर एक चीज और हम देखें कि भारत के लिए ये पूरा जो घटनाक्रम है ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या भारत से भी कुछ संबंध है इसका, तो देखिए भारत इस तरह के घटनाक्रम से क्या होना चाहिए, भारत को सबक लेना चाहिए और सतर्क होना चाहिए और अपनी तैयारियों पर ध्यान देना चाहिए। इससे भारत भी क्या है, DRDO जो उसका सबसे महत्वपूर्ण रक्षा प्रतिष्ठान है उसके माध्यम से डायरेक्ट एनर्जी जो वेपन है उन पर काम कर रहा है। तो जो ड्रोन स्वार्म्स अटैक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो वारफेयर है, उस स्ट्रेटजी पे अब भारत को काम करना होगा, क्योंकि अब जो भारत की जरूरतें हैं, जो नीड्स हैं, वो कई गुना आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि एयर डिफेंस भारत को अपना बड़ा ही मजबूत रखना होगा। साइबर और जो भी एनर्जी वेपन्स हैं उनके संदर्भ में अपनी जो कैपेबिलिटी है, जैसे अमेरिका ने डेवलप की है, उस स्तर पे डेवलप करना होगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय नियम निर्माण में नेतृत्व भारत कर सके। और इस पूरे घटनाक्रम से अगर देखेंगे तो जो भारत है वो कुछ सबक भी ले सकता है, क्योंकि एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक जो वारफेयर है उसको मजबूत करना किसी भी देश के लिए आज के जमाने में सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं तो फिर उस देश की संप्रभुता को तार तार किया जा सकता है किसी भी पावरफुल देश के द्वारा। ड्रोन्स और डायरेक्ट जो एनर्जी वेपन्स हैं उनके संदर्भ में भारत को अब बड़े स्तर पे खोज या इन अनुसंधान करने होंगे, और विदेश नीति के संदर्भ में अपनी संप्रभुता का जो सम्मान है वो भारत को करना होगा। UN आधारित जो विश्व व्यवस्था है उसका जो सपोर्ट है वो भारत को प्राप्त करना होगा।
इस पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करेंगे तो इसके कुछ इथिकल जो आयाम हैं वो भी हैं। जैसे बिना चेतावनी के जो हमला है, क्या वो नैतिक है? सैनिकों को अदृश्य दर्द देना क्या मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? तकनीक बनाम जो करुणा है, ये भी एक महत्वपूर्ण इथिकल प्रश्न उठ रहा है। क्या ऐसे जो हथियार हैं ये मानवता के लिए ठीक हैं? नागरिकों पर जो संभावित असर है वो क्या खतरनाक नहीं है? और इस तरह के जो भी प्रश्न हैं, इनसे कई सारे जो मूल्य है वो भी प्रभावित हो रहे हैं। जैसे सबसे जो महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि जो मानव गरिमा है वो गरिमा कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। जो एक न्याय, एक जस्टिस की बात हम करते हैं, वो न्याय प्रभावित हो रहा है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि वैश्विक जो एक उत्तरदायित्व तो होना चाहिए, वो वैश्विक उत्तरदायित्व यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, जो कि सबसे गंभीर बात है कि अगर किसी के साथ, किसी देश के साथ, उसकी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ होता है तो दुनिया के विभिन्न जो मंच है वो चुप क्यों बैठे हैं। तो ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि वेनेजुएला की जो भी घटना यहाँ पर हमने देखी, युद्ध अब पहले की तरह नहीं रह गए हैं, अब ये अदृश्य रूप धारण कर चुके हैं। जो तकनीकी असंतुलन है, इससे वैश्विक अस्थिरता के खतरा होने की स्थिति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है वो कानून तकनीक से अब पीछे छूट रहे हैं और भविष्य की जो भी चुनौती है वो केवल युद्ध जीतना अब नहीं रह गया है, बल्कि क्या हो गया है, वो मानवता को बचाना अब जरूरी हो गया है। तो ये घटना केवल सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भविष्य के युद्ध की एक झलक है। अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनको कमजोर करने का एक उदाहरण है। तकनीक बनाम जो मानवता है उसके टकराव को ये दर्शाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बेसिक जानकारी आप लेना चाहें वेनेजुएला के बारे में कि आखिर वेनेजुएला कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो साउथ अमेरिकी ये महत्वपूर्ण देश है। 3 करोड़ की आबादी है, ईसाई धर्म बहुल ये देश है, भाषा यहाँ पर स्पेनिश है। और इसका जो संबंध है, यहाँ की जो सेना है वो बोलिवेरियन आर्म्ड फोर्स कहलाती है और इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा जो तेल भंडार है वो यहाँ पर मौजूद है। दूसरी बात देखें तो यहाँ तेल के अलावा गैस और सोने का भी एक बड़ा जो भंडार है वो आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर सेना के अलग अलग जो फॉर्म है, जो टाइप्स हैं वो आप देख सकते हैं। रूस से हथियार इसने बड़ी मात्रा में खरीदे हैं, S-300, सुखोई या फिर अलग अलग जो हथियार है वो इसने खरीदे हैं। तो आज हम पूरा ये घटनाक्रम देखें कि आखिर जो अदृश्य हथियार अमेरिका ने इस्तेमाल किए, आखिर वो क्या है, उसके प्रभाव क्या होते हैं, ये हथियार कैसे एक तरह से रेगुलेट होते हैं और क्या इस तरह के हथियारों का उपयोग इथिकल स्तर पे देखें, नैतिक स्तर पे देखें तो क्या सही है, इससे क्या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कहीं ना कहीं देखें तो उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। भारत को क्या सीख लेनी चाहिए इस तरह के बदलते हुए घटनाक्रम के संदर्भ में, बदलते हुए युद्ध के परिदृश्य में। तो ये सारे मुद्दे थे जिन पर हमने बात की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, सोनिक हथियारों के संभावित प्रभाव में निम्न में से कौन शामिल है? नाक से खून बहना, अस्थायी पैरालिसिस, श्रवण क्षमता पर प्रभाव। और कूट के आधार पर उत्तर देना है आपको, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। एक और न्यूज है आप सभी के लिए, यूपी लेखपाल का कंप्लीट बैच 15 जनवरी से स्टार्ट किया जा रहा है। प्रारंभ के 100 स्टूडेंट जो इस पे नामांकन करवाएंगे उन्हें फीस में छूट दी जा रही है, उनके लिए फीस केवल 999 होगी। और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर संस्कृति IAS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ विजिट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए थैंक यू।